आपको लगता है ना कि अडानी और अंबानी दुश्मन हैं, कि ये दोनों रोज एक दूसरे को टक्कर देने की प्लानिंग करते हैं? गलत। पिछले 30 सालों में इन दोनों बिजनेस दिग्गजों का रास्ता कभी सीधा टकराया ही नहीं। एक टेलीकॉम और रिटेल में बिजी रहा, दूसरा पोर्ट्स और पावर में। लेकिन फिर 2026 के फरवरी महीने में सिर्फ 48 घंटों के अंदर दोनों ने एक ही चीज पर मिलाकर $200 बिलियन से ज्यादा दांव लगा दिए। ये कोई संयोग नहीं था, ये 5 साल पुरानी एक खामोश प्लानिंग का धमाका था। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के एक भूले हुए नमक से ढके रेगिस्तान से, जिसे कभी कोई पूछता तक नहीं था। चलिए उसी रेगिस्तान से शुरुआत करते हैं। मिलिए भावेश से। भावेश 27 साल का इंजीनियर है, अहमदाबाद का। 2 साल पहले उसे नौकरी मिली कच्छ के खावरा साइट पर एक सोलर कंपनी में। जब उसने घर वालों को बताया तो सबने एक ही सवाल पूछा, वहां तो सिर्फ नमक और रेत है, वहां काम क्या मिलेगा? अब मिलिए रतनशी काका से। 58 साल के रतनशी कच्छ के ही एक गांव में रहते हैं और उनकी अपनी जमीन खावरा से बस कुछ किलोमीटर दूर है। रतनशी की भी वही सोच है जो भावेश के घर वालों की थी। ये जमीन बेकार है, न खेती लायक न रहने लायक। और सच कहें तो यही आम सोच है। ज्यादातर लोग जब कच्छ का नाम सुनते हैं दिमाग में सिर्फ एक सूखा बंजर बेकार रेगिस्तान आता है। लेकिन यही सोच आने वाले सालों में पूरी तरह गलत साबित होने वाली थी। तो सवाल ये उठता है, आखिर एक बंजर जमीन अचानक इतनी कीमती कैसे बन गई? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही सीधी सी ज्योग्राफी में, जिसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जरा सोचिए, अगर आप एक टॉर्च को सीधा नीचे जमीन पर पॉइंट करें तो रोशनी सबसे तेज और सबसे सीधी पड़ती है। लेकिन अगर आप उसी टॉर्च को तिरछा पकड़ लें, रोशनी फैल जाती है और कमजोर पड़ जाती है। पृथ्वी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। सूरज की किरणें भूमध्य रेखा के आसपास सीधी पड़ती हैं और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे किरणें तिरछी होती जाती हैं। खावरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत करीब है, यानी वो इलाका जहां साल भर सूरज लगभग सीधा जमीन पर पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ सोलर पैनल टेम्परेट इलाकों के मुकाबले 50 से 60% ज्यादा बिजली बना पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीधी टॉर्च तिरछी टॉर्च से कहीं ज्यादा तेज चमकती है। और सिर्फ सूरज ही यहाँ की खासियत नहीं, यहाँ हवा की औसत स्पीड करीब 8 मीटर प्रति सेकंड है, जो विंड एनर्जी इंडस्ट्री में एक्सीलेंट रेटिंग मानी जाती है। साथ ही यहाँ आबादी लगभग 0 के बराबर है। तो जब कोई कंपनी यहाँ जमीन लेने आती है तो ना कोई कोर्ट केस होता है, ना कोई प्रोटेस्ट, ना सालों की देरी, जो भारत में किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। यही 3 चीजें मिलकर, सीधी धूप, तेज हवा और खाली जमीन, अडानी ग्रीन एनर्जी को यहाँ 538 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, यानी पेरिस शहर से भी 5 गुना बड़े एरिया में 30 गीगावाट का टारगेट रखने के लिए ले आई। फरवरी 2026 तक इसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 10 गीगावाट से ज्यादा, पहले ही चालू हो चुका था। और अप्रैल 2026 आते आते कंपनी की कुल कैपेसिटी 19.3 गीगावाट तक पहुंच गई, यानी सिर्फ 1 साल में 5 गीगावाट से भी ज्यादा जोड़ दिया गया। चीन को छोड़ दें तो ये दुनिया की सबसे तेज ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में से एक मानी जा रही है। तो एक लाइन हमेशा याद रखिए, बंजर जमीन कभी होती ही नहीं, सिर्फ बिना समझी गई जमीन होती है। लेकिन दोस्तों, हर चमकदार कहानी का एक डार्क साइड भी होता है, और यहाँ भी है। जब भी कोई बड़ा कॉर्पोरेशन बंजर जमीन पर इतना बड़ा दांव लगाता है तो असली सवाल ये होता है, क्या वो जमीन सच में खाली थी या उस पर किसी का पुराना हक था जिसे किसी ने अनदेखा कर दिया? रतनशी काका जैसे लोगों की जमीन भले सीधे एक्वायर ना हुई हो, फिर भी आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। पानी का लेवल, चराई की जमीन, सब कुछ। डेवलपमेंट कभी मुफ्त नहीं होता, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसकी कीमत जरूर चुकाता है। और यही सवाल कि बड़ा फायदा किसे मिलता है और कीमत किसे चुकानी पड़ती है, हमें कच्छ से निकालकर सीधा एक फैक्ट्री तक ले जाता है, जहां यही सवाल एक बिल्कुल अलग शक्ल में सामने आता है। अब मिलिए प्रिया से। प्रिया 34 साल की हैं, सूरत में एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूनिट चलाती हैं। उनका सबसे बड़ा क्लाइंट जर्मनी की एक कंपनी है। पिछले साल उस क्लाइंट ने एक नई शर्त रख दी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कितना कार्बन एमिट होता है वो डिटेल भेजो। प्रिया को लगा ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, कोई कागजी काम जिसे करके आगे बढ़ जाएंगे। गलत। असलियत में ये उनके पूरे बिजनेस का भविष्य तय करने वाला था। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने एक नया कानून बनाया है जिसे कहते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी CBAM। इसे आसान भाषा में समझना हो तो ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपके घर के पास 2 हलवाई हैं। एक साफ गैस चूल्हे पर मिठाई बनाता है, दूसरा धुआं छोड़ने वाली लकड़ी की भट्टी पर। दोनों की मिठाई का स्वाद एक जैसा है, लेकिन अगर सरकार कहे कि जो धुआं ज्यादा छोड़ेगा उसकी मिठाई पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, तो धुएं वाला हलवाई अचानक महंगा पड़ने लगेगा, भले उसकी मिठाई उतनी ही अच्छी क्यों ना हो। यूरोप बिल्कुल यही कर रहा है, सिर्फ मिठाई की जगह स्टील, सीमेंट और केमिकल्स के साथ। अब इसे रुपयों में समझिए। अगर इंडियन स्टील 50,000 रुपए प्रति टन बिकता है और कोयले से बनने की वजह से हर टन पर करीब 2.2 टन कार्बन एमिट होता है, तो यूरोप उस पर
6,000 रुपए से 13,000 रुपए प्रति टन तक एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकता है। यानी वही स्टील अब 63,000 रुपए का हो जाता है, जबकि यूरोपियन कंपनी का अपना स्टील अब भी 55,000 रुपए पर ही बिकता रहेगा। अब बताइए, यूरोप का कोई भी बायर सस्ता माल कहां से खरीदेगा? जाहिर है अपने ही देश से या किसी और साफ सुथरे सप्लायर से, प्रिया जैसे इंडियन एक्सपोर्टर से नहीं। यही वजह है कि आज क्लीन एनर्जी अब सिर्फ चैरिटी नहीं रही, ये अब सर्वाइवल बन चुकी है। पर यहां भी सच बहुत सीधा साधा नहीं है, इसमें भी एक ट्रेड ऑफ छुपा है। छोटे और मीडियम एक्सपोर्टर्स जैसे प्रिया के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो अपनी पूरी सप्लाई चेन को रातों रात क्लीन एनर्जी में शिफ्ट कर सके। दूसरी तरफ अडानी और रिलायंस जैसे बड़े ग्रुप्स इसी ट्रांजिशन का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्केल है, पैसा है और टाइम भी। मतलब ये वाला रूल भी वही पुराना रूल है, जो पहले से बड़ा है वो नए बदलाव से भी सबसे तेज फायदा उठा लेता है, और छोटे प्लेयर्स के लिए ये गैप और चौड़ा हो सकता है। अगर अडानी और रिलायंस दोनों गुजरात में हैं, दोनों सोलर बिजनेस में हैं, तो फिर इन दोनों के बीच सीधी टक्कर, प्राइस वॉर क्यों नहीं होती? इसी सवाल का जवाब हमें अगली कहानी तक ले जाता है। आपको लगता है ना कि दो बड़ी कंपनियां जब एक ही सेक्टर में उतरें तो उनके बीच सीधी टक्कर होनी ही चाहिए? असलियत में अडानी और रिलायंस ने बिल्कुल उल्टा किया। दोनों ने आपस में लड़ने की बजाय पूरी वैल्यू चेन को ही आपस में बांट लिया। रिलायंस ने जामनगर में 5,000 एकड़ जमीन पर धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाया, करीब 75,000 करोड़ रुपए के कमिटमेंट के साथ। यहां सोलर पैनल, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन बनाए जाते हैं। यानी ये हुआ अपस्ट्रीम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला हिस्सा, जहां चीजें बनती हैं। अडानी ने इसका बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने फोकस किया मिड स्ट्रीम पर, यानी असल में बिजली बनाना, और डाउन स्ट्रीम पर, यानी 26,000 किलोमीटर से भी लंबे ट्रांसमिशन नेटवर्क के जरिए उस बिजली को घर घर तक पहुंचाना। मतलब एक कंपनी चीज बनाती है, दूसरी उसे बांटती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे किसी रेस्टोरेंट की तरह सोचिए। रिलायंस उस रसोई की तरह है जहां खाना बनता है, मसाले तय होते हैं, सब्जी कटती है, हर डिश की रेसिपी वहीं फिक्स होती है। यह हुआ मैन्युफैक्चरिंग यानी अपस्ट्रीम। और अडानी वो जोमैटो या स्विगी है जो उस खाने को उठाकर सीधा आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाता है। अब जरा सोचिए, रसोई कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर डिलीवरी नेटवर्क ना हो तो खाना प्लेट तक पहुंचेगा ही नहीं। और डिलीवरी नेटवर्क कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, अगर रसोई में कुछ बना ही ना हो तो डिलीवर करने को कुछ बचता ही नहीं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसीलिए ये असल में कोई रेस नहीं है, ये एक ऐसी साझेदारी है जो कभी खुलकर अनाउंस भी नहीं हुई। इसी कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी हर प्लेयर वही काम करता है जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम हो, जिसमें वो सबसे बेहतर है। तो याद रखिए, दो कंपनियां लड़े ना भी तो भी दोनों जीत सकती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का डार्क साइड ये है कि जब दो सबसे बड़े प्राइवेट ग्रुप्स मिलकर एक पूरी इंडस्ट्री की वैल्यू चेन आपस में बांट लेते हैं, तो नए छोटे प्लेयर्स के लिए उस इंडस्ट्री में एंट्री लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कंपटीशन कम होने का सीधा मतलब है कि लॉन्ग टर्म में पूरी प्राइसिंग पावर सिर्फ इन्हीं दो हाथों में सिमट सकती है। अब तक हमने देखा कि ये पूरी कहानी जमीन से शुरू होकर बिजली तक पहुंची, लेकिन असली धमाका अभी बाकी है, क्योंकि ये पूरी बिजली आखिर जा कहां रही है? इसका जवाब हमें ले जाता है दो बिल्कुल अलग शहरों में, दो बिल्कुल अलग लोगों के पास। आप चलते हैं दो अलग शहरों में। अर्जुन 25 साल का बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो रोज चैट जीपीटी से दर्जनों सवाल पूछता है, ईमेल लिखवाता है, कोड डिबग करवाता है। उसे लगता है ये बिल्कुल फ्री है, बस टाइप करो और जवाब आ जाए। दूसरी तरफ है मीना, 45 साल की, चेन्नई में रहती हैं। पिछले 3 सालों से उनके इलाके में गर्मियों में पानी की सप्लाई अनियमित हो जाती है। अर्जुन और मीना की कहानी में क्या कनेक्शन हो सकता है? समझने से पहले ये जान लीजिए कि एआई आखिर काम कैसे करता है। जब आप चैट जीपीटी को कोई सवाल टाइप करते हैं तो वो सवाल कहीं दूर बैठे एक विशाल कंप्यूटर वेयरहाउस में जाता है, जिसे डेटा सेंटर कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जहां हजारों किताबों की जगह हजारों सर्वर लगातार बिना रुके चलते रहते हैं। ये सर्वर बहुत गर्म होते हैं और इन्हें ठंडा रखने के लिए 24 घंटे पानी और बिजली की जरूरत पड़ती है। अर्जुन को लगता है एआई इनविजिबल है, कहीं से कुछ खर्च नहीं होता। गलत। हर एक 100 शब्द के एआई रिस्पॉन्स के पीछे करीब 0.14 किलोवाट आवर बिजली खर्च होती है। इतनी बिजली में 14 एलईडी बल्ब 1 घंटे तक जल सकते हैं, और उस सर्वर को ठंडा रखने के लिए आधा लीटर तक पानी भी लगता है। अब जरा सोचिए, 100 मेगावाट का एक औसत डेटा सेंटर रोज लाखों लीटर पानी सिर्फ कूलिंग में इस्तेमाल कर सकता है। इतना पानी जितना हजारों घरों के लिए पूरे दिन काफी है। ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, ये पहले हो चुका है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में मेटा, गूगल और अमेजॉन ने बड़े बड़े डेटा सेंटर कैंपस बनाए। शुरुआत में सबको लगा जॉब्स आएंगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, सब खुश थे। लेकिन कुछ ही सालों में वहां सूखा पड़ने लगा और कई इलाकों में लोगों को पानी कंटामिनेटेड होने की शिकायतें मिलने लगी।
ये कोई हिंदी फिल्म का ड्रामा स्मेल्स नहीं, ये पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड केस है। तो एक लाइन याद रखिए, एआई का हर जवाब कहीं ना कहीं किसी के नल से जुड़ा है। भारत के लिए यह खतरा और भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि हमारी स्थिति पहले से ही नाजुक है। हम दुनिया की करीब 18% आबादी के घर हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया के सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इन सभी शहरों में पहले से सीजनल वाटर स्ट्रेस मौजूद है। अगर डेटा सेंटर्स बिना सोचे समझे इन्हीं शहरों में ठूंस दिए गए तो मीना जैसे लाखों लोगों के नल आगे चलकर और भी ज्यादा सूख सकते हैं। लेकिन पानी सिर्फ एक चिंता है। एक और बड़ा सवाल है जो शायद उतना दिखता नहीं पर उतना ही जरूरी है। आपका डेटा आखिर स्टोर कहां हो रहा है? आपको लगता है आपका डेटा कहां स्टोर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर डेटा तो डेटा है। गलत। जरा ऐसे सोचिए, अगर आप अपनी सबसे निजी डायरी अपने घर के लॉकर में रखें तो उसकी चाबी सिर्फ आपके पास है। लेकिन अगर वही डायरी आप किसी पड़ोसी के घर में रखते हैं तो उसकी सुरक्षा अब पूरी तरह उस पड़ोसी की मर्जी और उसके घर के नियमों पर निर्भर हो जाती है। देशों के डेटा का मामला भी बिल्कुल यही है। 2013 में एडवर्ड स्नोडन नाम के एक अमेरिकी इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जिनसे यह पता चला कि अमेरिकी एजेंसियां दुनिया भर के लीडर्स की जासूसी के लिए अपने ही देश के सर्वर्स का इस्तेमाल करती थी। ठीक इसी साल जब अमेरिकी सरकार ने एक ड्रग इन्वेस्टिगेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट से एक यूजर का डेटा मांगा तो माइक्रोसॉफ्ट ने मना कर दिया क्योंकि वो डेटा आयरलैंड के सर्वर्स पर स्टोर था और यूरोपियन प्राइवेसी लॉ के तहत प्रोटेक्टेड था। मतलब सिर्फ इसलिए कि डेटा अमेरिका की जमीन के बाहर था, खुद अमेरिकी सरकार भी उसे आसानी से नहीं छू पाई। यहाँ असली मैसेज छुपा है। अगर आपका देश अपना डेटा खुद स्टोर नहीं करता तो उसकी सुरक्षा किसी और देश के कानून पर निर्भर हो जाती है। भारत आज दुनिया का करीब 20% डेटा जनरेट करता है, लेकिन उसमें से एक बड़ा हिस्सा अभी भी फॉरेन सर्वर्स पर पड़ा हुआ है। तो याद रखिए, जो देश अपना डेटा नहीं रखता वो अपनी किस्मत भी अपने हाथ में नहीं रखता। पर यहां भी कोई नीट क्लीन सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ डेटा सेंटर देश के अंदर बना देने से सिक्योरिटी अपने आप नहीं आ जाती। उसके लिए मजबूत डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ऑडिटिंग सिस्टम और ठोस गवर्नेंस चाहिए, जो अभी भारत में बनने की प्रोसेस में ही है। तो अब सोचिए, जमीन भी है, बिजली भी बन रही है और डेटा को अपने ही देश में रखने की जरूरत भी साफ है। तो फिर सवाल यह है, क्या अडानी और अंबानी ने इस पूरे पजल को पहले ही जोड़ लिया था? जवाब है हाँ, और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। याद है भावेश और खावरा वाला एग्जांपल? वो 30 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट, वो 19.3 गीगावाट जो पहले ही ऑपरेशनल हो चुका था। दरअसल वो सिर्फ बिजली बेचने के लिए नहीं बनाया गया था, वो चुपचाप एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री की नींव बन चुका था। 17 फरवरी 2026 को अडानी ग्रुप ने एक बड़ा ऐलान किया। अगले एक दशक में रिन्यूएबल पावर्ड एआई रेडी डेटा सेंटर्स में करीब $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। इस प्लान के तहत अडानी कनेक्ट्स की कैपेसिटी 2 गीगावाट से बढ़ाकर 5 गीगावाट तक ले जाई जाएगी। इसके अलावा गूगल के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में 1 गीगावाट स्केल कैंपस बनाया जा रहा है, जिसमें अकेले गूगल का कमिटमेंट करीब $5 बिलियन का बताया गया है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के साथ हैदराबाद और पुणे में और फ्लिपकार्ट के साथ भी एक और एआई डेटा सेंटर प्लान किया गया है। कंपनी का खुद कहना है कि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आगे चलकर करीब $150 बिलियन का अतिरिक्त निवेश खींच सकता है, यानी टोटल मिलाकर करीब $250 बिलियन का एक पूरा एआई इकोसिस्टम खड़ा होने वाला है। और ठीक 2 दिन बाद 19 फरवरी को दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के स्टेज पर मुकेश अंबानी खड़े हुए। रिलायंस ने अपना अनाउंसमेंट किया। अगले 7 सालों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए यानी करीब $110 बिलियन का निवेश। जामनगर में मल्टी गीगावाट डेटा सेंटर्स का कंस्ट्रक्शन पहले से ही शुरू हो चुका था और 2026 के दूसरे हिस्से तक 120 मेगावाट लाइव होने की उम्मीद थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट रिलायंस की अपनी गुजरात और आंध्र प्रदेश की सोलर फार्म से मिलने वाली करीब 10 गीगावाट सरप्लस एनर्जी से ही पावर होगा। अंबानी ने स्टेज पर एक लाइन कही जो बाद में बहुत मशहूर हुई, इंडिया इंटेलिजेंस को किराए पर नहीं ले सकता। एक कंपनी दिखाती है क्या होता है जब 5 साल पुराना इन्वेस्टमेंट अचानक अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाए। पर यहां भी बिना डार्क साइड के बाद अधूरी है। यह पूरा $200 बिलियन से ज्यादा का दांव, गारंटीड मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है। ग्लोबल लेवल पर यह बहस अभी भी खुली है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा यह भारी निवेश एक असली लॉन्ग टर्म शिफ्ट है या एक बबल जो कभी भी फूट सकता है। अगर एआई की डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितना अनुमान लगाया गया है, तो यह गीगावाट स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर एक भारी अंडर यूज्ड एसेट बनकर रह सकता है। और यही डिमांड का सवाल हमें वापस अर्जुन के पास ले जाता है, वही बेंगलुरु वाला इंजीनियर जिसकी जिंदगी में एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे इस पूरी कहानी से सीधा जोड़ दिया। अब वापस चलते हैं अर्जुन के पास, वही बैंगलोर वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रोज चैट जीपीटी से दर्जनों सवाल पूछता है। एक शाम गर्मी के पीक में अर्जुन के पूरे इलाके की लाइट अचानक चली गई।
उसे लगा शायद ट्रांसफॉर्मर में कोई फॉल्ट है। असलियत उससे कहीं बड़ी थी। आपको लगता है एआई सिर्फ स्मार्ट हो रहा है? गलत। एआई भूखा भी हो रहा है और उसकी भूख बिजली की है। 1 गीगावाट स्केल डेटा सेंटर लगातार बिना रुके 24 घंटे बिजली मांगता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई फैक्ट्री कभी अपनी शिफ्ट खत्म ही ना करे। जब अडानी और रिलायंस के डेटा सेंटर्स पूरी कैपेसिटी पर पहुंचेंगे तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि बिजली कहां से आएगी। असली सवाल ये होगा, गर्मी के पीक आवर में जब पूरा शहर एक साथ एसी चला रहा हो, तब ग्रिड किसे प्रायोरिटी देगा? आपके घर को या उस सर्वर फार्म को जो लाखों लोगों के एआई रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा है? एक लाइन याद रखिए, सवाल ये नहीं कि एआई कितना स्मार्ट है, सवाल ये है कि वो कितना भूखा है। ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में भी यही हो रहा है। कई राज्यों में जहां बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर कैंपस लगे हैं, वहां आम घरों के इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने लगे हैं, क्योंकि पूरा ग्रिड उस भारी डिमांड को मैनेज करने के लिए अपग्रेड हो रहा है और वो अपग्रेड की लागत आखिर में आम कंज्यूमर तक ही पहुंचती है। भारत का पूरा प्रोजेक्टेड डेटा सेंटर लोड 2030 तक इतना बड़ा हो सकता है जितनी बिजली आज पूरी इंडियन रेलवे नेटवर्क खींचती है। अब जरा सोचिए, रेलवे तो पूरे देश को चलाता है और डेटा सेंटर्स सिर्फ सर्वर्स चलाएंगे, फिर भी उतनी ही बिजली खर्च करेंगे। रेगुलेटर्स के सामने अभी यही सवाल है, क्या डेटा सेंटर्स के लिए अलग टाइम ऑफ डे प्राइसिंग बनाई जाए, जिसमें पीक आवर में उन्हें ज्यादा टैरिफ देना पड़े ताकि आम घरों को प्रायोरिटी मिल सके? या फिर हर बड़े डेटा सेंटर के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वो अपनी बैकअप एनर्जी चाहे बैटरी से हो या भविष्य में न्यूक्लियर से खुद अरेंज करें? यह पॉलिसी डिबेट अभी शुरू ही हुई है, लेकिन अर्जुन जैसे करोड़ों लोगों के लिए इसका जवाब सीधा उनके अगले पावर कट से जुड़ा है। लेकिन बिजली सिर्फ एक हिस्सा है। एक और सवाल है जो शायद उतना नोटिस नहीं होता, पर लॉन्ग टर्म में उतना ही जरूरी है। ये एआई आखिर सोचता किस भाषा में है? याद है वो लाइन जो अंबानी ने दिल्ली के स्टेज पर कही थी, इंडिया इंटेलिजेंस को किराए पर नहीं ले सकता। उस वक्त ये सिर्फ एक पंच लाइन जैसी लगी थी। असलियत में इसके पीछे एक बहुत गहरी प्रॉब्लम छुपी हुई है। मिलिए सुनीता से, तमिलनाडु के एक छोटे शहर की स्कूल टीचर। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए तमिल में एक साइंस एक्सप्लेनेशन चाहती थी, तो उन्होंने एक इंटरनेशनल एआई टूल से पूछा। जवाब आया टूटी फूटी तमिल में, आधा ट्रांसलेशन जैसा, जिसमें लोकल कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल रेफरेंस दोनों गायब थे। आपको लगता है दुनिया के बड़े एआई मॉडल्स सारी भाषाएं बराबर समझते हैं? गलत। ज्यादातर बड़े ग्लोबल एआई मॉडल्स ट्रेन ही अमेरिकी अंग्रेजी और यूरोपियन डाटा पर हुए हैं। हिंदी, तमिल, गुजराती, बंगाली, इनमें डाटा की मात्रा बहुत कम है और कल्चरल न्यूआंस लगभग गायब। तो जब अंबानी कहते हैं इंडिया इंटेलिजेंस को किराए पर नहीं ले सकता, तो इसका असली मतलब यह है कि भारत को अपना खुद का एआई ब्रेन चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो हिंदी, तमिल और गुजराती को उतनी ही गहराई से समझे जितना वो अमेरिकी अंग्रेजी को समझता है। यही वजह है कि जामनगर और खावड़ा के डाटा सेंटर्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उस सॉवरेन एआई फाउंडेशन की पहली ईंट है जिस पर भारत के अपने इंडिक एलएमएस खड़े होंगे। तो एक लाइन याद रखिए, एक देश जो अपनी भाषा में सोचना नहीं सिखा सकता, वो अपनी इंटेलिजेंस पर भी कभी पूरा भरोसा नहीं कर सकता। सोचिए इसे इस तरह, दुनिया की टॉप एआई कंपनियों के ट्रेनिंग डेटा में अंग्रेजी का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है और बाकी सारी भाषाएं मिलकर भी उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन बनती हैं। भारत में 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं और सैकड़ों डायलेक्ट्स। सुनीता जैसी टीचर्स, गांव के किसान जो अपनी भाषा में मंडी का भाव पूछना चाहते हैं, या कोई मरीज जो अपने लोकल डायलेक्ट में सिम्टम्स बताना चाहता है, इन सब के लिए एक अमेरिकी एआई मॉडल पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हो सकता। यही गैप है जिसे सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भरने की कोशिश करेगा। भारत सरकार का अपना नेशनल लैंग्वेज मिशन पहले से इसी दिशा में काम कर रहा है। भारतीय भाषाओं में स्पीच और टेक्स्ट डेटा जमा करके ओपन डेटा सेट्स बनाना, ताकि लोकल स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स भी अपने खुद के मॉडल्स ट्रेन कर सके। लेकिन ये डेटा सेट्स तभी असरदार होंगे जब इन्हें ट्रेन करने के लिए जबरदस्त कंप्यूट पावर मिले, और वही कंप्यूट पावर अब खावड़ा और जामनगर जैसी जगहों से आने वाली है। यानी जो कहानी एक सोलर पैनल से शुरू हुई थी, वो आखिर में घूम फिरकर सुनीता की तमिल क्लास तक पहुंच जाती है। इस पूरी कहानी का डार्क साइड ये है कि सिर्फ डेटा सेंटर बना देने से सॉवरेन एआई अपने आप नहीं बन जाता। असली इंडिक एलएलएम बनाने के लिए सालों की भाषाई रिसर्च, लाखों घंटे का क्वालिटी डेटा और बहुत बड़ी टीमों की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ पहला कदम है, असली चैलेंज अभी बाकी है। अब तक हमने सूरज और हवा से चलने वाली बिजली की बात की, लेकिन एक सवाल अभी भी अनसुलझा है। रात को जब सूरज गायब हो जाता है तब क्या होगा? वापस चलते हैं भावेश के पास, वही खावड़ा वाला इंजीनियर। एक रात नाइट शिफ्ट के दौरान भावेश ने अपने सुपरवाइजर से एक सवाल पूछा, सर, रात को तो सोलर पैनल कुछ जनरेट ही नहीं करते, तो डेटा सेंटर की बिजली कहां से आएगी? सुपरवाइजर मुस्कुराए और बोले, यही तो अगला बड़ा सवाल है। आपको लगता है सोलर और विंड मिलकर 24 घंटे बिजली दे सकते हैं? ये आधा सच है। दिन में सोलर, रात में विंड, ये कॉम्बिनेशन कुछ हद तक काम जरूर करता है,
लेकिन डेटा सेंटर्स को स्टेबल, कंसिस्टेंट बिजली चाहिए, हर सेकंड, बिना किसी फ्लक्चुएशन के। जरा सी भी कमी पूरे सर्वर फार्म को क्रैश कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मरीज को अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन चाहिए होती है, बीच में 1 सेकंड की भी कमी खतरनाक हो सकती है। यहीं से एंट्री होती है एक नई टेक्नोलॉजी की, जिसे कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs। ये पारंपरिक न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत छोटे होते हैं, बनने में कम समय लेते हैं और इन्हें सीधा डेटा सेंटर कैंपस के बगल में इंस्टॉल किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े घर में मेन बिजली सप्लाई के अलावा एक इन्वर्टर भी रखा हो, ताकि लाइट जाए तो भी काम ना रुके। बस यहाँ स्केल बहुत बड़ा है। अमेरिका में गूगल, Amazon और माइक्रोसॉफ्ट पहले ही SMRs में भारी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोलर और विंड अकेले उनके AI लोड को 24 घंटे सपोर्ट नहीं कर सकते। भारत में ये बातचीत अभी शुरुआती स्टेज में है, पर अगर अडानी और रिलायंस का गीगावाट स्केल AI इंफ्रास्ट्रक्चर सच में स्केल करना है, तो बैटरी स्टोरेज के बाद अगला नेचुरल कदम न्यूक्लियर और SMRs की तरफ ही जाएगा। तो याद रखिए, सोलर ने इस रेस को शुरू करवाया, पर इस रेस को फिनिश शायद न्यूक्लियर करेगा। भारत सरकार ने भी ये ट्रेंड नोटिस किया है। देश ने 2047 तक अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को मौजूदा लेवल से कई गुना बढ़ाने का टारगेट रखा है और हाल के बजट में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए भी दरवाजे खोलने की बात हुई है। अगर ये पॉलिसी शिफ्ट सच में जमीन पर उतरती है, तो खावड़ा और जामनगर जैसे एनर्जी हब्स के बगल में अगले दशक में SMR कैंपस देखना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। पर इस कहानी का डार्क साइड ये है कि भारत में प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर पावर पर सीधा कंट्रोल देने को लेकर अभी बड़ी पॉलिसी और रेगुलेटरी बहस बाकी है। न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट में बदलाव, सेफ्टी क्लियरेंस और पब्लिक अप्रूवल, ये सब सालों ले सकता है। तो जब तक ये रेगुलेटरी पजल पूरी तरह सुलझती नहीं, तब तक रात के अंधेरे में डाटा सेंटर्स की बिजली का सवाल पूरी तरह अनसुलझा ही रहेगा। अब तक हमने अरबों डॉलर के दांव, बड़ी बड़ी कंपनियों और उनकी स्ट्रैटेजी की बात की, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है जो शायद आपके सबसे करीब है। इस पूरे बूम में एक आम इंसान के लिए दरवाजा कहां खुलता है? अब बात उस हिस्से की जो हर केस स्टडी में सबसे जरूरी होता है। इस पूरे बूम से आम इंसान को क्या मिलेगा? PM सूर्य घर योजना की वजह से सोलर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का बिजनेस हर राज्य में तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी सोलर कंपनियों की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेना एक आसान एंट्री पॉइंट बन सकता है। और जैसे जैसे डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे, बैटरी स्टोरेज, कूलिंग टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर ऑपरेशंस में स्किल्ड मैन पावर की भारी कमी दिखेगी। इसके अलावा 2 और फील्ड्स तेजी से खुल रही हैं। पहला, ग्रिड और पावर इंजीनियरिंग, क्योंकि जैसे जैसे पावर क्रंच वाली बहस तेज होगी, कंपनियों को ऐसे इंजीनियर्स चाहिए होंगे जो हाई लोड ग्रिड मैनेजमेंट और भविष्य में SMRs जैसी टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हों। दूसरा, भाषा और AI डेटा का काम, क्योंकि सॉवरेन AI और इंदिक LLMs बनाने के लिए हिंदी, तमिल, गुजराती जैसी भाषाओं में क्वालिटी कंटेंट, ट्रांसलेशन और डेटा एनोटेशन की भारी डिमांड आने वाली है। जो लोग टेक्निकल स्किल के साथ साथ अपनी लोकल भाषा में भी मजबूत हैं, उनके लिए ये एक अनएक्सप्लोर्ड मौका है। तो याद रखिए, अपॉर्चुनिटी हमेशा उसी जगह होती है जहां बड़ी कंपनियां भारी दाव लगा रही हों, पर स्किल्ड लोग कम हों। पर इसका ट्रेड ऑफ भी समझना जरूरी है। हर बूम में एक ओवर हाइप फेज भी आता है, जहां बहुत सारे लोग बिना असली स्किल के सिर्फ ट्रेंड देखकर कूद पड़ते हैं। जो लोग सिर्फ हाइप पर भरोसा करके इस फील्ड में आएंगे, बिना ठोस टेक्निकल स्किल के, वो पहली स्लोडाउन में सबसे पहले बाहर होंगे। और इसी बात के साथ अब वक्त है इस पूरी कहानी के धागों को आपस में जोड़ने का। तो ये थी वो कहानी जो शुरू हुई कच्छ के एक ऐसे रेगिस्तान से जिसे रतन शी काका जैसे लोग बेकार समझते थे, और खत्म हुई एक ऐसी रेस में जहां दांव पर है भारत का पूरा AI इंफ्रास्ट्रक्चर। अडानी और अंबानी असल में कभी दुश्मन नहीं थे। दोनों एक ही खेल के 2 अलग खिलाड़ी हैं। एक एनर्जी से कंप्यूट की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा टेलीकॉम से कंप्यूट की तरफ। पर यह कहानी अभी अधूरी है। मीना का नल अभी भी सूख सकता है। प्रिया जैसे छोटे एक्सपोर्टर्स अभी भी बड़े ग्रुप्स के पीछे रह सकते हैं, और ये $200 बिलियन का दाव अभी भी एक बबल साबित हो सकता है। असली टेस्ट अभी बाकी है, अगले 5 सालों में, जब ये गीगावाट स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली इस्तेमाल होना शुरू होगा।